नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। हर खबर पर नजर, हर सवाल का जवाब। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज हम बात करेंगे शरद पवार की। शरद पवार को मिली जेड प्लस सिक्योरिटी। महाराष्ट्र में कोई नया समीकरण बनने वाली बात लग रही है। शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से मिली जेड प्लस सुरक्षा का आधार केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया जाना इसके राजनीतिक निहितार्थ और प्रभाव की तरफ भी खास इशारा करता है। महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार को केंद्र सरकार की तरफ से जेड प्लस सुरक्षा दी गई है और ऐसा केंद्रीय एजेंसियों की ओर से खतरे के आकलन की समीक्षा के बाद किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियों ने संभावित खतरों की समीक्षा के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री 83 साल के शरद पवार के लिए हाई लेवल सशस्त्र वीआईपी सुरक्षा कवर की सिफारिश गई है और उसी के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ से शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी कवर देने को कहा है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा और ओबीसी समुदाय के बीच उभरा तनाव भी शरद पवार की सुरक्षा बढ़ाए जाने की खास वजह हो सकती है और इसलिए केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव में शरद पवार के चुनावी दौरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा बढ़ाई है। महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे ठीक पहले ऐसा किया जाना इसके राजनीतिक निहितार्थ की तरफ खास इशारा करता है, भले ही इसके पीछे सीधे सीधे और सामान्य कारण क्यों न हो। इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता कि केंद्र सरकार के इस कदम का कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं होगा। राजनीति में तो ऊपरी तौर पर बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, उसके भी गहरे मायने होते हैं। कई कदम तो दूरगामी परिणामों के पूर्वाकलन के हिसाब से उठाए जाते हैं। तत्कालीन तौर पर कोई नफा नुकसान हो भी कई मामलों में ये कभी जरूरी नहीं होता। 5 साल पहले 2019 में बीजेपी से अलग महाविकास अघाड़ी की सरकार बनवाकर शरद पवार ने साबित कर दिया था कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो उनकी ही चलती है और लोकसभा चुनाव के नतीजे भी तो यही बता रहे हैं। सब कुछ गवा देने के बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में असली रिंग मास्टर वही है। सतारा की जीत से लेकर बारामती में दबदबा कायम रखने तक तमाम उदाहरण मिलते हैं। चाहे शरद पवार को कमजोर करने की जितनी भी कोशिशें हुई हो, हर बार नाकाम साबित हुई है। आज की तारीख में तो असली एनसीपी भी उनके पास नहीं है, न ही चुनाव निशान उनके पास है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक तो चुनाव निशान अजित पवार के कब्जे वाली एनसीपी के पास ही है। चुनाव आयोग भी शरद पवार के हिस्से वाली एनसीपी को असली नहीं मानता। जरा सोचिए, बारामती तक से शरद पवार को उखाड़ फेंकने के इंतजाम कर दिए गए थे। अब तो अजित पवार भी मान रहे हैं कि बारामती से बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला उनका सही नहीं था। लेकिन शरद पवार की राजनीतिक सेहत पर कोई खास फर्क आया क्या? वैसे भी जो अपने विल पावर के बल पर कैंसर जैसी बीमारी को शिकस्त दे चुका हो, उसके लिए राजनीति के मैदान में पावर दिखाना तो बाएं हाथ के खेल जैसा ही है। आखिर महाराष्ट्र में पावर पॉलिटिक्स की चर्चा यूं ही तो होती नहीं। 2019 की ही तरह इस बार भी शरद पवार महाविकास अघाड़ी में शरद पवार किंग मेकर की भूमिका में बने हुए हैं। अगर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे भी लोकसभा जैसे आए तो फिर शरद पवार ही तय करेंगे कि किसे किंग बनाना है और किसे नहीं। शरद पवार पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनको किसी पद की लालसा नहीं रह गई है। अब उनके लिए तो प्रधानमंत्री पद ही अहमियत रखता है। मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री तो वो रह ही चुके हैं। अब किंग कोई भी बने, उसकी हिफाजत के इंतजाम तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है। एनसीपी नेता के अब तक के रुख को देखें तो महाराष्ट्र में बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव बाद सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन ये सब संभावनाओं की बात है, ठीक वैसे ही जैसे अब की बार 400 पार। 2019 के चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के टूट जाने और महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाने के बीच की बातें याद करें तो कई तरह की चर्चाएं थी। सुना तो यहाँ तक गया था कि बीजेपी और एनसीपी भी सरकार बनाने के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन एक दूसरे की शर्तें दोनों पक्षों को मंजूर नहीं हुई और मिशन अधूरा रह गया। इस बात का संकेत देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया था
देवेंद्र फडणवीस का दावा रहा है कि जब वो 72 घंटे के लिए मुख्यमंत्री बने थे, जिसमें अजित पवार डिप्टी सीएम बने थे, वो सारी घटनाएं शरद पवार के संज्ञान में थी और शरद पवार की तरफ से भी ऐसे दावों को जिस तरह खारिज किया गया वो संतोषजनक नहीं था। मतलब चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी संभावनाओं का खेल चलता रहेगा। शरद पवार की अहमियत यूं ही बनी रहेगी। देखना है कौन उनका फायदा उठा पाता है और वो किसका इस्तेमाल कर पाते हैं। संघ और बीजेपी की तरफ ऐसे कदम अक्सर संदेह पैदा करने के मकसद से भी उठाए जाते रहे हैं। ऐसी बातों को न तो कोई सीधा प्रभाव होता है, न ही कहीं कोई गंभीर असर ही होता है, लेकिन एक संदेश तो चला जाता है, चर्चा तो होती ही है, कयास लगाए जाने तो शुरू हो ही जाते हैं। बड़ा या बड़े पैमाने पर नहीं, हल्का फुल्का कोई नैरेटिव तो चल ही पड़ता है और ये काफी होता है। राजनीति में विरोधी पक्ष को कुछ देर के लिए गफलत में डाल देना भी फायदे का ही सौदा होता है। अगर विरोधी पक्ष थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो समझो काम हो ही गया। जैसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बात के लिए शशि थरूर की तारीफ कर देते हैं और एक चर्चा चल पड़ती है। ऑक्सफोर्ड के कार्यक्रम में शशि थरूर के भाषण के बाद बातें तो होने ही लगी थी। शशि थरूर की बीजेपी से नजदीकियों की चर्चा तक होने लगी थी और बाद में भी ऐसे कई मौके देखने को मिले, जैसे स्वच्छता अभियान के लिए भी शशि थरूर को नामित कर दिया गया था। अब जरा संसद का वो इमोशनल माहौल भी याद कर लीजिए जब गुलाम नबी आजाद के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से तारीफें सुनने को मिली थी। बाद में गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिया जाना भी काफी देर तक अलग से चर्चा का कारण बना रहा और इसी क्रम में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिए जाने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से नागपुर के कार्यक्रम में बुलाए जाने को भी जोड़कर देख सकते हैं। न कुछ होने वाला था, न ही कहीं कुछ हुआ, लेकिन चर्चा तो खूब हुई और बाकियों की कौन कहे। उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी तक ने पिता को नसीहत तक दे डाली थी। नाखुशी जो जताई वो तो अलग ही था, लेकिन हुआ क्या, असर तो नील बट्टे सन्नाटा ही रहा। अभी लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। भीम आर्मी के नेता चंद्रशेखर आजाद को भी सुरक्षा दी गई थी। बेशक अब वो संसद पहुंच चुके हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर उनके राजनीतिक स्टैंड में कोई बदलाव महसूस किया गया है क्या? शरद पवार को भी मिली Z+ सुरक्षा का एक पहलू बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई राजनीतिक बयान दिया गया हो। जैसे राजनीतिक बयानों के निहितार्थ होते हैं, जैसे राजनीतिक बयानों के असर होते हैं। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें, चैनल को फॉलो करें। नई वीडियो का टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।